नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। योगेंद्र यादव, उन्होंने एक अजीत अंजुम भाई के चैनल पे कहा है शायद कि जो राहुल गांधी ने एक बार जनेऊ दिखाया था वो नौटंकी थी। वो योगेंद्र यादव जो कांग्रेस के दरवाजे पे बैठे हैं पिछले कई दिनों से, जो चाह रहे हैं किसी तरह से मुझे एंट्री मिल जाए कांग्रेस में, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ज़बरदस्ती चिपक गए थे, लेकिन कांग्रेस में बैठे बहुत से समझदार लोग जानते हैं कि ये शख्स क्यों आना चाहता है कांग्रेस में, उस वजह से उसकी एंट्री नहीं हो पा रही। तो अब राहुल गांधी के जनेऊ दिखाने को नौटंकी कह रहे हैं। जनाब, बड़ी जल्दी बदल गए आप। एक है मुमताज़ पटेल, अहमद पटेल की बेटी। भाई ने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बहन अभी भी कांग्रेस के साथ टिकी है। मैं मानता हूँ मुमताज़ पटेल के साथ कुछ ज़्यादतियाँ हुई है। मुमताज़ पटेल जो डिज़र्व करती है उन्हें नहीं मिला, और मैं अपने चैनल पे कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि मुमताज़ पटेल को कोई अहम जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन बिहार चुनाव के बाद मुमताज़ पटेल का भी जो दर्द निकल के आ रहा है, वो भी जिस तरह से कांग्रेस की पार्टी लाइन के अलग चल के बातें कर रही है, वो कह रही हैं कि वोट चोरी का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, लोग पकड़ नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री का ऑरा बहुत बड़ा है, उसके सामने कोई विकल्प कांग्रेस नहीं बन पा रही, कांग्रेस लोगों को दिल में नहीं बैठ पा रही। ये इस तरह की बातें कर रही हैं कांग्रेस में रह के। तो फिर मुमताज़ पटेल को भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी सोच है तो फिर उन्हें भी सोचना चाहिए भाई की तरह। और मज़े की बात है, जो ये चैनल इन सब को उठा रहे हैं उन्हें तो चाहिए ऐसा ही मसाला, वो तो कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन बिहार की हार हुई है, मैं तो उस दिन से कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो कहा ना कि कांग्रेस टूटेगी खतरा है, वो छोटी बात नहीं है। वो कांग्रेस तोड़ने की कगार पे पहुंचा रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं पार्टी को, कांग्रेस को, बीजेपी वाले। और प्रधानमंत्री और बीजेपी पूरा दम लगा रहे हैं कि किसी तरह से राहुल गांधी को या इस गांधी परिवार को कांग्रेस से अलग किया जाए, इसे गिराया जाए। वो जानते हैं जिस दिन गांधी नेहरू परिवार कांग्रेस से अलग हुआ या रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को अलग किया, उस दिन कांग्रेस पार्टी धराशायी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी को 15 सीट भी नहीं मिलेगी लोकसभा में। ये जानते हैं प्रधानमंत्री भी, ये जानते हैं अमित शाह भी, ये जानती है संपूर्ण बीजेपी। इसलिए सिस्टमैटिक तरीके से आजकल मीडिया में ये कैंपेन चलाया जा रहा है, जिस तरह से जहाँ हर चीज़ में एक तरह से घेरा जाता है कि उसको, राहुल गांधी को। ये जो मैंने इनके बयान सुना है, इसके अलावा एक और कैंपेन चल रहे हैं, वो बहुत ही, मुझे कभी कभी बहुत दोयम दर्जे के पत्रकार लगते हैं। मुझे पहले बहुत अच्छे लगते थे, यंग लड़का है, यंग है, सब कुछ है, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा लगता था पत्रकार, कांग्रेस की अच्छी बातें अंदर की करता था। लेकिन अब जब वो बातें, वो रिपीटेटिव वो सब बातें करने लग गया जो हमारे कानों तक भी पहुंचती है। बहुत सारे होते हैं जो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर घूमते हैं, या कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनके पल्ले कुछ नहीं होता, फ़ोन कर करके ऐसा हमें जताने की कोशिश करते हैं जैसे वो बहुत बड़े सोर्स है, उनके पास बहुत बड़ी खबरें। और ऐसी खबरें हम तवज्जो नहीं देते, लेकिन वो शख्स ऐसी खबरें कांग्रेस के नाम से चैनलों पे चला रहा है, अपने डिजिटल मीडिया पे भी चला रहा है। और उसने एक कैंपेन चला रखा है कि जो जय जगत ग्रुप है, उसने और एक दो पत्रकारों ने और ने, कि उसको डिफेम किया जाए। जय जगत ग्रुप डिफेम मतलब डायरेक्टली राहुल गांधी डिफेम, क्योंकि जय जगत जो ग्रुप है वो राहुल गांधी का खड़ा किया हुआ। जैसे मैंने पहले भी कहा मोटे मोटे तौर पे, जो जय जगत ग्रुप है वो नई लीडरशिप कांग्रेस को तैयार करना चाहता है, जो कांग्रेस को कॉर्पोरेट कल्चर में लीडरशिप देना चाहता है। और जय जगत मतलब सब धर्म जात सबसे ऊपर, सबको अपना मानने वाले, उनकी थीम पे काम करते हुए। और सुना है उन्होंने फोकस जो फिलहाल ये कर रहे हैं, राहुल गांधी को आइडिया दे रहे हैं कि जो लैंडलेस ओबीसी है, क्योंकि राहुल गांधी ओबीसी की पॉलिटिक्स बहुत दिनों से कर रहे हैं लेकिन ओबीसी जुड़ नहीं पा रहा, वो कह रहे हैं कि लैंडलेस ओबीसी और जो ईबीसी है उन पर फोकस किया जाए। इस तरह की राजनीति और इस तरह के लीडरशिप, कृष्णा अल्लावरू, मीनाक्षी नटराजन, सचिन राव जो खुद इसके हेड हैं वो, और बहुत सारे महाराष्ट्र के जो सतकाल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो और भी कई लोग उस ग्रुप से निकल के आ रहे हैं, उस ट्रेनिंग से निकल के आ रहे हैं, जो डायरेक्टली राहुल गांधी की क्रिएशन है। तो यानी अगर उस ग्रुप को बदनाम करो तो बदनाम कौन होता है? राहुल गांधी बदनाम होता है। बड़े सिस्टमेटिक तरीके से एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, और ये सब लोग, राजदीप सरदेसाई से लेके उस पत्रकार तक, सब उस नैरेटिव का टूल किट से बन गए, मुझे ऐसा लग रहा है।
लेकिन इन लोगों को एक चीज़ याद रखनी होगी कि ये यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिटिक्स करती है बीजेपी, जो अपने राजनीतिक सहयोगियों को नहीं बख्शती तो आप लोगों को क्या बख्शेगी। और ये जो नैरेटिव में आप फंस रहे हैं ना, इससे बचना है। ये कितना खतरनाक है ये जानना है तो पूर्व उपराष्ट्रपति माफ़ कीजिएगा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये दिल का दर्द जो बयां हुआ है ये सुन लीजिए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, तिवारी जी टॉक्ड अबाउट नैरेटिव्स। भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। इस चक्कर में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। साफ साफ कह रहे हैं धनखड़ कि नैरेटिव से बचना चाहिए, भगवान ना करे कोई नैरेटिव में फंसे। और धनखड़ साहब तो कितने सॉलिड नैरेटिव में फंसे थे, आपको मालूम था ना, हिंदू राष्ट्र और ये वो सो सब कुछ। और जब निकलने की कोशिश की तो क्या हुआ, नीचे से कुर्सी छीन ली गई। दोस्तों कहते हैं कि जब किसी इंसान की असलियत पहचाननी हो ना तो वो बुरे वक्त में सबसे पहले आपको पता लगती है। जब आपका बुरा वक्त चलता है तो आपको इंसान का असली चेहरा दिखता है। मैं पत्रकारिता में किसी को अगर बहुत अच्छे से फॉलो करता हूं जो इस दौर में भी जहां या तो नेगेटिव पत्रकारिता या पॉजिटिव या इस तरफ या उस तरफ हार्डकोर वाले, उस दौरान भी अगर कोई एक बीच की लाइन लेके सही पत्रकारिता करने की कोशिश करता नज़र आता था तो वो शख्सियत का नाम थे राजदीप सरदेसाई। मैं राजदीप सरदेसाई को पर्सनली भी जानता हूं और मैं उनकी पत्रकारिता को भी पसंद करता हूं। लेकिन आज मैं जो कहने वाला हूं शायद राजदीप सरदेसाई को अगर उनको दिख रहा होगा, उन्होंने देखा होगा तो सर मुझे लगता है आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे कहने ज़रूरी है, मुझे लगा कहना चाहिए। मैं पिछले 3-4 दिनों खास करके बिहार चुनाव के जब से नतीजे आए मैं तब से लगातार देख रहा हूं कि राजदीप सरदेसाई का कांग्रेस को लेकर एक भी पॉजिटिव कोई कमेंट नहीं है। वो जो लगातार कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं और कांग्रेस का ऐसे बता रहे हैं कि कांग्रेस का जैसे अब कुछ बचने वाला है नहीं। और उसी दौरान उन्होंने एक चीज़ और कहीं कमेंट कर दी जिससे ये बात मुझे समझ में आ रही है कि राजदीप सरदेसाई का बदला हुआ रुख क्यों है। उन्होंने कहीं किसी इंटरव्यू में कहा कि जब उन्हें अभी हाल ही में उन्होंने खुद लिखा था कि वो कैंसर की लड़ाई में कामयाब हुए, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद भी बनती है और उनके जोश को सलाम भी बनता है। लेकिन उसी दौरान उन्होंने कहा कि जैसे ही वो ठीक हुए और उनकी खबर प्रधानमंत्री को मिली तो प्रधानमंत्री ने उन्हें फ़ोन किया और उनके परिवार वाले भी इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा कि लीडर हो तो ऐसा हो। ये राजदीप सरदेसाई ने खुद कहा है। तो प्रधानमंत्री का एक फ़ोन कॉल आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सोच कैसे बदल देता है, ये मुझे राजदीप सरदेसाई के हाल ही के बयानों से, हाल ही के उनके जो अलग अलग चैनलों में इंटरव्यू दे रहे हैं उससे समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपनी रिपोर्टिंग में, अपने शो में कुछ ऐसा करें, लेकिन वो जो लगातार आजकल दूसरे चैनलों में बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं सोशल मीडिया में और उसमें भी वो बहुत वहाँ पर कांग्रेस की फजीयत कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि कांग्रेस अगर असम में भी हारेगी, और वो कह रहे हैं कि असम में भी कांग्रेस का यही हाल होगा, वो श्योर है। और ये कह रहे हैं कि अगर यही हाल हुआ तो कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं होगा। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो हम यूट्यूबर हैं हमें मतलब दोषी मना रहे हैं यूट्यूबर्स को। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने क्योंकि कभी बिहार चुनाव को लेकर इतनी बड़ी बड़ी दावे नहीं किए थे। लेकिन खैर यूट्यूब मीडिया पे जो काम कर रहे हैं उन्हें राजदीप सरदेसाई बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं उनके बारे में। कह रहे हैं कि अपने व्यूज़ के लिए कुछ भी उल्टी सीधी खबर चला देते हैं। जिन चैनलों में खुद काम कर रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचते या नहीं कहते, वो अलग बात है। लेकिन राजदीप सरदेसाई का बदला रुख मुझे समझ में आ रहा है। और राजदीप सरदेसाई से खास करके मुझे ज़्यादा दुख इसलिए हो रहा है कि अमित मालवीय ने अगर किसी पत्रकार को सबसे ज़्यादा टारगेट किया है वो राजदीप सरदेसाई है। ऑन एयर भी, ऑफ एयर भी, सोशल मीडिया पे भी अमित मालवीय के हमेशा निशाने पर राजदीप सरदेसाई रहते हैं। अब राजदीप सरदेसाई
क्यों ये नए रास्ते पर चले हैं, कहीं उसका कनेक्शन उनकी पत्नी जो टीएमसी की राज्यसभा सांसद है उधर से है क्या? क्योंकि अब अगला निशाना बीजेपी का बिहार चुनाव है, माफ़ कीजिएगा पश्चिम बंगाल चुनाव है। क्या कोई संदेश देने की कोशिश की जा रही है? ये मेरे हाइपोथेटिकल है सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि राजीव सरदेसाई सच में ऐसा करें। जो सवाल मेरे दिमाग में उठ रहे हैं, मेरे मन में उठ रहे हैं, वो सारे सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि अभी भी मैं मानता हूँ कि इस वक्त अगर आपको टेलीविज़न पे कोई जर्नलिस्ट, सच में जो जर्नलिस्ट दिख रहा है जो काम करता हुआ, वो सिर्फ़ और सिर्फ राजदीप सरदेसाई है। उन्हीं के चैनल में एक और है प्रीति चौधरी। ये दो लोगों को मैं देखता हूँ, इन दोनों लोगों की मुझे पसंद आती है राजनीतिक पत्रकारिता। ये कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये बीजेपी से भी तीखे सवाल पूछते हैं, ये लेफ़्ट को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये तृणमूल को भी करते हैं, सब पार्टियों को करते हैं, जो होना चाहिए एक पत्रकार का, जो धर्म होना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में जो राजीव सरदेसाई का बदला रुख और प्रधानमंत्री के फ़ोन का जिक्र, और साथ में ये भी कहना है कि मेरे बच्चे भी बहुत इम्प्रेस हुए इस चीज़ से, तो ऐसी एक चिट्ठी मैंने और भी किसी को देखी थी। एक और पत्रकार हैं डिजिटल मीडिया पे, साक्षी जोशी। उनकी शायद मदर का या मदर इन लॉ का किसी का देहांत हुआ था, तो प्रधानमंत्री ने उन्हें भी चिट्ठी लिखी थी। लेकिन साक्षी जोशी मुझे बदलती नज़र नहीं आई। वो आज भी सरकार से तीखे सवाल पूछती हैं और उस चिट्ठी से पहले भी पूछती थी। तो ये फ़र्क है खोखलों में, खोखले सितारे और असली सितारों में। नमस्कार।